हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपका सिलेबस जितनी जल्दी कवर हो सके। सिलेबस कवर करने के बाद फिर आपके एग्ज़ाम सितंबर में होंगे, तो हो सकता है कि आपको 5 दिन 7 दिन या कुछ दिन जो है आपको प्रिपरेशन लीव दी जाएगी। उसके बाद एग्ज़ाम होंगे, और अगर आपके एग्ज़ाम लास्ट सितंबर तक जाते हैं तो उसके तुरंत बाद आपके क्लासेस चालू हो जाएंगी, और अगर पहले हो जाते हैं तो फिर क्लासेस उसी हिसाब से होंगी, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 1 अक्टूबर से नया सेशन चलना ही चलना है, फिर वो चाहे ऑनलाइन चले या फिर चाहे ऑफलाइन चले। सर पर फॉर्म में तो बताया नहीं गया कि ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव होंगे। अब प्रिपरेशन आप दोनों तरफ से कीजिए, तो कोई भी कुछ भी हो सकता है। मोस्टली चांसेस है कि हो सकता है आपका डिस्क्रिप्टिव ही हो, लेकिन आप चूंकि जो पढ़िएगा तो वो आप डीप नॉलेज पढ़ एग्जाम हो रहे हैं, तो उसमें आपको 1.5 आवर का दिया जा रहा है, और उसमें से ऑब्जेक्टिव पेपर दिए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका भी वही पैटर्न हो। तो आप तैयार रहिएगा दोनों तरह से। तो क्या सर शांति वगैरह भी अभी लेनी पड़ेगी? इसी वजह पढ़ोगे तो फिर केवल पास ही हो पाओगे। अरे अगर नहीं परसेंट सर, बनानी है क्योंकि बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव की तैयारी अलग करनी पड़ती है, सब्जेक्टिव की अलग, तभी पूछ रहे हैं। हम बोल तो रहे हैं कि आपको डीप नॉलेज पढ़नी है। अब जैसे जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, आपने देखा होगा कि जैसे मैं पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी में अगर डिस्क्रिप्टिव पढ़ाना हो तो हम इतनी ढेर सारी थ्योरी थोड़े ना पढ़ाते। हम केवल पर्सनालिटी और उसके फैक्टर्स बता करके तो बंद सर कर देंगे। आप ही मतलब ऐसा पढ़ा रहे, फिर और टीचर तो सर नहीं नहीं, वैसे सब में पढ़ा। ऐसा ही है, सब लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं। तो आप दोनों तरह से तैयार रहिए, कुछ भी हो, मतलब कि हर सिचुएशन के लिए आप रेडी रहिए बस। चलिए। ओके सर। लेकिन हाँ, टेंशन किसी भी चीज़ के लिए मत लीजिएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव आ गया तो कोई दिक्कत है, या डिस्क्रिप्टिव आ गया तो कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहे। नेगेटिव मत सीखिए कि अगर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें तो और अच्छा होता है, आपके मार्क्स सॉलिड हो जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव में तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, लेकिन उसमें मार्क्स सॉलिड रहेंगे, सही तो सही, गलत तो गलत। गलती तो ज्यादा होंगे सर। सर वो तो सब्जेक्टिव में कहानी भी बना सकते हैं, इसमें कहानी नहीं बना पाएंगे। नहीं, वो तो इसका मतलब है कि आप लोग फिर पढ़ना नहीं चाहते, आप लोग कहानी बनाना चाहते हैं फिर। ये तो अरे सर, नेगेटिव तो एस्पेक्ट है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो सर नहीं भी आते हैं, जरूरी थोड़ी ना होता है कि सब आते ही आते हो। तो ऐसे तो डिस्क्रिप्टिव में भी होता है बेटा कि बहुत से क्वेश्चन नहीं आते, तो उसमें आप कहानी बना देते हैं। बस इसमें यह है कि कहानी नहीं, तो इसमें मार्क्स भी तो आपके ज़्यादा अच्छे आते हैं ना। अगर आपका सही हो गया तो बिल्कुल मार्क्स सॉलिड हो जाएगा। तो आप लोग मतलब कि प्रोबेबिलिटी में रहते हैं कि भले ही हम कुछ कहानी लिख दें, मार्क्स भले ही कम आ जाएं। इस तरह की थिंकिंग मत रखिए। सर कहानी में अगर बिल्कुल नहीं आता, कहानी बनाएंगे 1 नंबर 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे ना सर। एक तो 1-2 नंबर से कार्य भला थोड़े ना होता है। मान लीजिए अगर 10 मार्क का क्वेश्चन आया, आपको उसमें 2 नंबर मिल गए। अब वहां पर 10 क्वेश्चन में अगर आपके 4 क्वेश्चन सही हो गए, तो अब बताइए क्या। अब 10 में ऐसा तो है नहीं कि 4 ना आते हो। यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब ना आने का मतलब है आपके पूरे 10 में से 1 या 2 या ढाई मिलेंगे, 3 मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसा तो है नहीं कि ऑब्जेक्टिव में 10 में से आपको 5 ना आते हो, 50% ना आता हो, तो यहाँ मिलेंगे 3, वहां मिलेंगे आपको 5। मतलब कि एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है हाई रिस्क हाई गेन। हाई रिस्क हाई गेन, जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। रिस्क नहीं लेंगे तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। ओके तो सर। सर लॉस हो गया तो पूरे गिर जाएगा बिजनेस। एग्जैक्टली हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ही यही है। लेकिन अगर रिस्क लेना सीखिए। हम लोग अभी कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं, तो कंज्यूमर बिहेवियर में एक ऐड देखते हैं, वो ऋतिक रोशन वाला, उसमें वो डर के आगे जीत है। सर इससे अच्छा माउंटेन ड्यू। मेरी कोडिंग ना खरीद लो। हाँ, माउंटेन ड्यू का डर के आगे जीत है। तो रिस्क लीजिए आप। रिस्क लेंगे तभी आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे। ये सब सर इसीलिए पहाड़ में आपको कूदने से अच्छा 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक ले लो। नहीं, ये हम अपने पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, हम अपने सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। जो इसका ये आपका एटीट्यूड है, जो हम पढ़ रहे हैं ना, यही आपका एटीट्यूड है। मान लीजिए हम आपको एक कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं एग्जाम,
अब एग्जाम में अगर हम डिस्क्रिप्टिव दे रहे हैं तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, और अगर हम आपको ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं तो आपका फिर नेगेटिव एटीट्यूड है। ये क्या है, आप एक ही चीज के है, आपका प्रोडक्ट क्या एग्जाम, और उसके रेस्पेक्ट में आपके दो एटीट्यूड हैं, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है। रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा, रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा, चाहे पास हो या तो फेल हो, उसमें भी रिजल्ट उतने ही, चांसेस सबके वही हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब जैसे हम अगर मार्केटर हैं तो हमारा क्या काम है कि हम आपको मोटिवेट करें, हम आपको मोटिवेट करें, मतलब कि अगर मैं मार्केटर हूं तो आपको इस तरह से मोल्ड करूं, आपकी मेंटलिटी को इस तरह से चेंज करूं कि आप दोनों तरह से पॉजिटिव थिंकिंग आ जाए, आपकी थिंकिंग जो है दोनों तरह से पॉजिटिव आ जाए कि अरे सर ने तो ऐसा पढ़ा दिया है कि अब चाहे जो भी आ जाए हम पढ़ लेंगे कर लेंगे। तो मार्केटर का भी यही सिस्टम होता है कि जब आप उसके प्रोडक्ट को देखते हैं ना तो उसको यही होता है कि वो चाहता है कि आप उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचें। अब जैसे अगर आप यहाँ हमसे जो बात कर रहे हैं, जो आपके घर में है वो आपके डिसीजन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके डिसीजन को कैसे इन्फ्लुएंस कर, आपका एटीट्यूड कैसा होता है, ये चीजें चलिए अब देखते हैं। लेट्स गो टू द सब्जेक्ट फैक्टर्स इन्वॉल्व इन एटीट्यूड फॉर्मेशन। हमें यही चीज पढ़नी है कि जो हमारा एटीट्यूड है वो कैसे बनता है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकें। जैसे यहाँ पर अभी आपने देखा ना एग्जाम वाला फैक्टर, तो इससे क्या है आपका एटीट्यूड किस तरह का आप बिहेव कर रहे हैं। अब इसका एक ही कारण हो सकता है कि आपने कभी जो ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस किया होगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर का आपने एक्सपीरियंस कभी किया होगा, तो हो सकता है आपके कई बार के एग्जाम में भी आपके बेटर मार्क्स ना आए, आपके बेटर मार्क्स ना आए, तो आपके दिमाग में उसके प्रति एक निगेटिविटी बनी हुई है, आपके माइंड में उसके लिए एक निगेटिविटी बनी हुई है कि अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो यही क्या चीज है, ये आपके एटीट्यूड को डिसाइड करती है। ये जो कल हम लोगों ने पढ़े थे मेंटलिटी, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव फैक्टर्स, बिहेवियरल, संज्ञानात्मक, जो जानकारी आपका जो होती है उसी के बेस पर जो अब लर्निंग होती है, ठीक। अब आपके एटीट्यूड को कौन कौन से अफेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो चीज मैं बोल रहा हूँ, ग्रुप फैक्टर्स में फैमिली, रेफरेंस ग्रुप, सोशल फैक्टर। अब जैसे आपका यहाँ पर एग्जाम का फोबिया है, एग्जाम का फोबिया है, जब आप पढ़ते हैं, अगर हम आपको बूस्ट करें, आपको इंस्पायर करें कि सत्येंद्र आप पढ़िए, आर्या आप पढ़िए, तो आपको कोई भी अच्छे मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता है। ये क्या है, हम आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ऐसे फैमिली वाले क्या कहते हैं कि आप तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, वो भी तो यही कहते हैं ना कि अगर पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, तो तुम पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ। ये क्या है, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बहुत से ऐसे सोशल फैक्टर होते हैं, जैसे आप बहुत से लोग तो इस वजह से पढ़ते हैं कि जैसे मोहल्ले में आप जाएंगे, जब मोहल्ले में जाते हैं तो क्या होता है, अरे वो तो शर्मा जी का लड़का फेल हो गया, तो आपको ये भी दिखाना होता है कि शर्मा जी का लड़का जो है फेल नहीं होगा, वो पढ़ता है। फिर मोहल्ले वाले जब ये कहते हैं अरे शर्मा जी का लड़का तो बड़ा इंटेलिजेंट है, वो तो क्लास में फर्स्ट आता है, तो ये क्या होता है, ये आपके ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके एटीट्यूड को चेंज करते हैं, जो आपके एटीट्यूड को फ्रेम करते हैं। जैसे जब आप हाई स्कूल, इंटर, बीबीए, एमबीए में पढ़ते हैं, तो अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो आपके मोहल्ले वाले कहते हैं वो तो पढ़ता लिखता नहीं, और वहीं जब अच्छे आते हैं तो फिर आपको जो पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो आपका एटीट्यूड अलग होता है, आप खुश होते हैं, पॉजिटिविटी आती है। तो जो एटीट्यूड होता है वो आपके आस पड़ोस मोहल्ले में जो आपके फैमिली वाले, तो रेफरेंस ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप मतलब आपका जो फ्रेंड सर्किल है, फ्रेंड सर्किल में वही आपने देखा हो तो क्या कहते हैं, जब फ्रेंड पास हो जाए तो खुशी होती है, लेकिन अब वो दूसरा फेल हो जाए तो फिर उसको और ज्यादा खुशी होती है ना। तो ये क्या होता है, ये आपके एटीट्यूड को फॉर्मेट करते हैं, ये आपके एटीट्यूड को फॉर्मेट करते हैं। अब जरा हम मार्केट के परस्पेक्टिव में देखते हैं। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, तो जितनी चीजें, जितने ग्रुप मैंने अभी बताए, चाहे वो आपकी सोसाइटी हो, चाहे आपका फ्रेंड सर्किल हो, चाहे आपकी फैमिली हो,
ये सब आपकी जो शॉपिंग फैक्टर है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। आपने देखा होगा कि आप जो फटा हुआ जीन्स पहनते हैं डिजाइनर, वो क्यों पहनते हैं? आपने कहीं उसको देखा होगा, उसकी नई डिजाइन, आपने उसको एक्सपीरियंस किया, अरे वो तो ऐसा पहनता है, उसको देखने में अच्छा लगता है। तो आपको किसी ना किसी ने इन्फ्लुएंस किया है। अब यही चीज जब फैमिली में आप जाएंगे तो फैमिली वाले क्या कहते हैं, ये कैसा कपड़ा खरीद लाए हैं। तो फिर आप जब घर में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके लिए फिर कपड़े अलग खरीदेंगे। अब जैसे गर्ल्स का देखिए, जब गर्ल्स बाहर हॉस्टल में रहती हैं तो फिर चाहे जैसे कपड़े पहने, क्योंकि उनको कोई रोकने वाला नहीं होता है, तो उनकी जो शॉपिंग होगी, अब जो गर्ल्स अगर खरीदने जाती हैं, अगर कहीं सिंगल रहती हैं तो उनकी शॉपिंग बिल्कुल जस्ट अलग होगी जब वो फैमिली में रहती हैं। फैमिली में जब रहती हैं तो उनकी शॉपिंग अलग, और जब वो सिंगल रहती हैं तब उनकी शॉपिंग अलग होती है। हो सकता है कि शॉपिंग करके घर में रखती हूँ, जब कभी बाहर निकलते तब उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, ये आपके एटीट्यूड को फॉर्मेट करते हैं कि आपको किस तरह से बिहेव करना है, आपको किस तरह से बिहेव करना है। सोशल फैक्टर देखिए, अब ये एक सोशल फैक्टर आपका फैमिली में है, एक सोशल फैक्टर आपका बाहर है, दोनों का इन्फ्लुएंस अलग अलग होता है, दोनों का इन्फ्लुएंस अलग अलग हो सकता है। क्योंकि देखिए, बॉय या गर्ल वही होती है, लेकिन सिचुएशन चेंज होने से दोनों का इम्पैक्ट पड़ जाता है। वो किस ग्रुप के कांटेक्ट में है, वो किस ग्रुप के कांटेक्ट में। यहाँ पर कांटेक्ट से मतलब है कि वो कहाँ पर किसके साथ है। फैमिली के साथ है तो अलग, फ्रेंड के साथ है तो अलग, कहीं ओकेजनल पार्टी सोसाइटी में है तो वहाँ अलग। तो हर जगह की शॉपिंग अलग अलग होती है। मार्केटर क्या करता है, मार्केटर करता है कि आपको उसी तरह के वो प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करवाता है। आप सर्विसेज में देखिए, जब आपका ब्राइडल सीजन, वो जो शादी वाला सीजन होता है ना, जब आता है तो उसमें जो ब्यूटी पार्लर वगैरह होते हैं उनकी सेल्स बहुत बढ़ जाती है। वो सोशल फैक्टर एक ऐसा है जो आपको इस बात के लिए इन्फ्लुएंस करता है कि उस पर्टिकुलर ओकेजन में आपको सबसे डिफरेंट दिखना है, आपको सबसे डिफरेंट दिखना है। फिर वही जब आप किसी पार्टी में जाते हैं सबसे अलग दिखते हैं, लोग कहते हैं यार आज तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो हैंडसम। तो आपका एटीट्यूड अलग होता है, फिर वो आप अंदर से फील करते हैं आपने जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं उसका क्या आपको फील करवा जा रहा है। तो मार्केटर क्या होता है, उस पर्टिकुलर ओकेजन में उस सोशल फैक्टर को उसने आपके शॉपिंग के लिए कैसे इस्तेमाल किया। अब देखिए, जब आप ब्यूटी पार्लर या उसमें जाते हैं तो कितना पैसा खर्च करके आते हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये आपके कुछ ग्रुप फैक्टर होते हैं जो आपके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये ग्रुप ऐसे होते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में होता है ना, तो फ्रेंड सर्कल में जैसे मोबाइल वगैरह है। अब बहुत से देखिए, जो बहुत से लोग कभी सिगरेट स्मोक करते भी नहीं है, जब फ्रेंड सर्कल कभी कुछ वैसा पड़ जाता है तो वहाँ स्मोक करने लगते हैं। ड्रिंक नहीं करते, वो ड्रिंक करने लगते हैं, तो उनकी शॉपिंग फिर वहाँ अलग हो जाती है। फिर जब फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो वहाँ की शॉपिंग बिल्कुल ही अलग होती है। जब ये जब घर में जाते हैं तो बिल्कुल अलग हो जाता है, फैमिली बिल्कुल अलग इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, ग्रुप फैक्टर जो आपके बिहेवियर को, आपके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसको फॉर्मेट करते हैं कि आपको कहाँ पर कैसा बिहेव करना है। द सेकेंड वन इज पर्सनालिटी, पर्सनालिटी फैक्टर्स। आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से करते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखिए, आपने कभी कभी देखा होगा कि शादी में या कोई अकेजन या पार्टी या कुछ वैसी होती है, कुछ लोग इस तरह के कपड़े पहन के आते हैं कि भले ही उन पर अच्छा ना लगता हो, लेकिन वो उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये मेंटलिटी है, मेंटलिटी है क्या, कि उनको सबसे अलग दिखना है, भले उनके बारे में लोग चाहे कुछ भी कहें, वो सोचते हैं कि ये मेरा पर्सनालिटी, मैं इसमें चाहे जैसे इस्तेमाल करूँ। पर्सनालिटी फैक्टर, सबका पर्सनालिटी अलग। अब यहाँ पर पर्सनालिटी से मतलब केवल फिजिक नहीं होता है। हम ये जब पर्सनालिटी पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर भी बताया, पर्सनालिटी का मतलब केवल फिजिक, आपकी बॉडी नहीं होती, बॉडी लैंग्वेज, साथ में आपका एटीट्यूड, साथ में आपका बिहेवियर, साथ में आपका कम्युनिकेशन, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं। अब यही चीज सोचिए कि अगर आप जो है एक टीचर हैं, अगर आप टीचर हैं और किसी ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जहां पर बहुत ही सिविलाइज्ड लोग जा रहे हैं, सभ्य लोग जा रहे हैं, कल्चर्ड लोग जा रहे हैं, अब वहां पर आप बाकायदा फटे पुराने वो जो जीन्स है बढ़िया डिजाइनर स्टाइल वाला पहन के जाएं और बाल को खड़े करके अलग हेयर स्टाइल दिखाएं, तो आपको लगता है कि वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर सूट करता है, आपका फिजिक वैसा है तो आप वैसा कर सकते हैं।
लेकिन वहां जब आप सबसे अलग दिखेंगे तो फिर आपका एटीट्यूड कैसा होगा, फिर आपका एटीट्यूड टोटली डिफरेंट हो सकता है, आपका बिहेवियर। तो आपकी पर्सनालिटी भी आपकी शॉपिंग को इन्फ्लुएंस करती है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो आपकी शॉपिंग को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है ना। तो ये पर्सनालिटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम पर्सनालिटी की बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि इस लोग इस वजह से, बहुत से लोग जैसे हम लोग हैं तो अगर कभी यूनिवर्सिटी कैंपस जाते हैं तो जब हम लोग क्लास में पढ़ाना होता है तो हम घर में चाहे जैसे पहनते हों, लेकिन हमें ये होता है कि हम आपके सामने आ रहे हैं तो हमको सिविलाइज दिखना है। क्यों? क्योंकि हमें हमारा एक पर्सनालिटी इस तरह की है, हमारी टीचर की एक पर्सनालिटी इस तरह की है कि हम उस तरह से नहीं पहन सकते जैसे आप लोग पहन सकते हैं। ये हमारा एटीट्यूड है, ये हमारा एटीट्यूड है कि हमें अपने आप को इस तरह से दिखाना है कि आप अगर हमें फॉलो कर रहे हैं तो अगर हम कुछ कहें तो आप उसको उस तरह से सुने, उसको उस पर्सपेक्टिव में सुने जैसे हम कह रहे हैं। सॉरी, नहीं तो क्या होता है कि अगर हम भी जीन्स वही फटे पुराने जैसे आपके जैसे पहन गए तो अगर हम कभी आपको टोकेंगे तो आप यही कहेंगे अरे सर आप भी तो पहन के आते हैं। लेकिन ये हमारा पर्सनालिटी, सबका पर्सनालिटी उनके प्रोफेशन के हिसाब से भी हो सकती है, उनके नेचर के हिसाब से भी होती है, उनकी फैमिली, उनके एनवायरनमेंट, इन सब के हिसाब से हो सकती है पर्सनालिटी सबकी अलग अलग। तो जहाँ जैसी कंडीशन होती है वहाँ पर उसकी शॉपिंग इंडिविजुअल उसी तरह से करता है। एक्सपीरियंस, फॉर एग्जाम्पल सैचेस अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब एक्सपीरियंस, आपने देखा होगा कि पहले जब आप कभी जाते थे कुछ खरीदने तो पहले की पैकेजिंग कैसी होती थी, अब पैकेजिंग कैसी आती है, अब पैकेजिंग कैसी आती है, ऐसा क्यों होता है, पैकेजिंग क्यों चेंज हो रहे हैं। आपने अगर देखें इस समय, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं स्पाइसेस का, या आप देखिए कोई फूड प्रोडक्ट लीजिए, जैसे मैगी वगैरह ले लीजिए, ठीक, या कोई सोप वगैरह ले लीजिए, आप देखेंगे कि उसकी जो पुरानी पैकेजिंग थी, अगर आप उनकी इनिशियल टाइम से पैकेजिंग को देखते चले आए तो आप पाएंगे कि वो क्या है, डे बाय डे उसमें इम्प्रूवमेंट होता चला आया है, उसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होता चला आया है। ऐसा क्यों होता है, ताकि आपको वो ज्यादा अच्छा से अच्छा दिखा सके, आपको ज्यादा अच्छा से अच्छा दिखा सके। क्योंकि हमारे यहाँ का अब कॉन्सेप्ट क्या है, पहले था आपके पास प्राइस बेस्ड था, फिर क्वालिटी बेस्ड, अब क्या है आदमी शो के लिए करता है, आदमी शो के लिए। तो कंपनीज भी आपके इस एटीट्यूड का कि आपको दिखाना है, आपको दिखना है, इस चीज को आपको क्या है उसका बेनिफिट उठाती है, ये आपका एटीट्यूड है, ठीक। तो आप जैसा एक्सपीरियंस करते हैं, आप जैसा एक्सपीरियंस करते हैं वही आप सीखते हैं। आपने एक चीज और देखा होगा, कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट की अंदर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी बाहर पैकिंग होती है। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट होते हैं, जैसे स्पाइसेस में देखिए तो कुछ मसाले ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी बहुत डाउन है और पैकिंग देखिए उससे बहुत अच्छी, जितने का अंदर प्रोडक्ट नहीं है, जितने का अंदर का प्रोडक्ट नहीं है उससे ज्यादा उन्होंने उसकी पैकिंग पर खर्च किया हुआ है। अगर कोई आप देखिए 5 रुपए की कोई चिप्स पर देखिए, जब कोई चिप्स आता है ना लेज का, लेज के चिप्स में आपकी गिनती के 10 12 15 चिप्स होते हैं, मतलब कि आधा आलू, हाफ ऑफ पोटैटो में आपको 5 रुपए। अब यहाँ आप 5 रुपए में लेने जाएं तो कम से कम 6-7 आलू मिल जाएंगे, 6-7 आलू मिल जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसकी पैकिंग पर इतना ज्यादा खर्च किया है ताकि आपको उसको अच्छा दिखा सके, उसके ऊपर बढ़िया पेंट अच्छा से कर देंगे, हरा कलर, लाल कलर, पीला कलर, उसमें फिर उसमें लिख देंगे कि ये इसमें ये फ्लेवर, इसमें ये फ्लेवर, इसमें ये फ्लेवर, ये इसमें ये कैलोरी, इसमें ये कैलोरी, ये सब क्या है आपकी पैकिंग है, ये आपके पैकिंग है और आप इसी को देख करके आप लेते हैं, ठीक। मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल यूरेका फॉक्स, एमवे प्रोडक्ट्स। अब मार्केटिंग में जो आपका एटीट्यूड कैसे चेंज होता है, आपने अगर याद हो तो जो यूरेका फॉक्स क्या है आपका, जो जो वाटर वाला होता है ना, वाटर प्यूरिफायर, उसके लिए जब इसके सेल्समैन जाते हैं, मैंने किसी मूवी वगैरह में देखा था, वो क्या था कि जब इसके सेल्समैन जाते हैं आपके पास, डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है कि आपके पास सेल्समैन जाते हैं और प्रोडक्ट आपको दिखाते हैं और फिर आपसे कहते हैं उसको परचेज करने के लिए या उसको देते हैं आपको खरीदने के लिए, ठीक। तो जब आपके पास वो आते हैं तो क्या कहते हैं, मैंने एक मूवी में देखा कि उसने कहा कि आपको खरीद लीजिए, अब कस्टमर उसको मना कर रहा है,
वो उसको नहीं खरीद रहा, नहीं खरीद रहा। तो क्या है, वो कहता है ठीक है ओके मैम आप मत लीजिए, आप मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। एक गिलास पानी दिया और उसके पास एक वो ऐसा मीटर टाइप का ला था, उसने पानी में डाला और कहा अरे ये पानी तो मैं पी नहीं सकता, इसमें तो इतने जर्म्स है, इसमें बैक्टीरिया, इसमें वायरस है, इतना गंदा है, इसके मिनरल्स नहीं है, ऐसा ऐसा दुनिया भर का, इसको पानी पीने से मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरा पेट खराब हो जाएगा। इस तरह से उसे बोलता है। तो लेडी को लगता है अरे देखिए, वो सीधा सीधा मीटर जो होता है वो दिखा देता है वो कि देखिए इसमें कितना, इसमें बैक्टीरिया वायरस है, इसमें मिनरल्स नहीं है, ये नहीं है, इतनी कमियां बता देगा उस पानी में कि कस्टमर को लगता है कि वाकई में मैं कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ। तो फिर वो कहेगा अच्छा चलो एक बार सैंपल दिखा दो। तो फिर वो उस तरह से उसको अपना प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट कर सकता है, फिर उसको डील में कन्वर्ट कर सकता है। एमवे के प्रोडक्ट, आप एमवे के प्रोडक्ट देखिए मोस्टली उनका एडवर्टीजमेंट कम होता है, वो क्या है डायरेक्ट सेलिंग में ही जाते हैं। एमवे जो है एक अच्छी खासी कंपनी है, उसके प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्ट मार्केटिंग ही ज़्यादा होती है। जो यूरेका पोप्स है इसकी भी आपकी डायरेक्ट मार्केटिंग ही ज़्यादा होती है। आपके जो प्यूरीफायर वगैरह हैं इसकी ये डायरेक्ट मार्केटिंग में ज़्यादा प्रोडक्ट निकलते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, वो क्या करते हैं आपके एटीट्यूड को चेंज कर रहे हैं, आपका उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा है। ठीक, तो ये क्या करते हैं, आपका जो नीड है, आपकी जो नीड है उसके रेस्पेक्ट में आपको बदल देते हैं, आपकी मेंटालिटी बदल देंगे। वो ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जब आप कभी मॉल में या शॉप पर जाते हैं तो जो चीजें देखते हैं आप, वो ऐसे क्यों लगाई जाती है। मैंने आपको बताया था एक आई मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, एक बताया था आई मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। आपने देखा, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जब आप कभी किसी सब्जी वाले के पास या गोलगप्पे वाले के पास या कोई ऐसी जो छोटे छोटे ठेले होते हैं, जब वहां लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को जो बहुत बढ़िया अच्छे वाले होते हैं उनको सामने फ्रंट पर रखते हैं, उनको सामने फ्रंट पर रखते हैं और बाकी पीछे मिक्स वाला रख लेते हैं, उसमें थोड़ा छोटे बड़े वो उस तरह के सारे होते हैं। और जब आप लेने जाते हैं तो फ्रंट से नहीं देता, वो जो पीछे साइड लगा रखा है उससे देता है, वो पीछे साइड लगा के देता है। तो क्या है, ये आपका डायरेक्ट मार्केटिंग का एक तरीका है कि आपको दिखाया कुछ और जाता है और आपको जो प्रोडक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट को कैसे आप उसको बदल रहे हैं। ठीक, एक्सपोजर टू मीडिया। आप एक चीज और देखिए, जो आपको एक्सपोज कर रहा है, एक्सपोज का मतलब कि आपको जो दिखाया जा रहा है, जो आपको दिखाया जा रहा है क्या वो वाकई वही होता है। जैसे आप गोलगप्पे वाले के पास जाएं तो बाहर से जो उसका ठेला होता है ना, उसमें जो डिब्बा रखा होगा तो उसमें देखिए तो उसको बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे दिखेंगे, और जब आप लेने जाते हैं जैसे उस आपने छोटे छोटे पिचके पिचके रख देगा वो। आई हैव ऑल्सो फील दिस, मैंने खुद इस बात को फील किया। ये क्या है, आपका एक्सपोजर है। ऐसे ही आप मॉल में जाते हैं तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। जब आप मॉल में जाते हैं, मान लीजिए मॉल में आपको कोई एक प्रोडक्ट परचेज करना है, लेकिन आप जब वहां जाते हैं तो हो सकता है एक से कई ज्यादा चीजें खरीद के लाते हैं, एक से ज्यादा चीज खरीद के लाते हैं। ऐसा क्यों है, वो एक्सपोजर इस तरह से किया गया है, आपको वो चीजें दिखाई गई हैं कि जो आपकी जरूरत की नहीं थी, वहां देख करके आपको उनकी जरूरत महसूस होने लगी। आपको उन प्रोडक्ट्स को देख करके आपको जरूरत महसूस हुई है। जब आप यहाँ से मॉल में गए थे ना, आप गए थे कि चलो यार हम केवल एक मोबाइल ले आते हैं, हम एक मोबाइल ले लेते हैं, मॉल में चलते हैं। जब मॉल में गए तो वहां पर अरे यार ये कपड़े बहुत सस्ते हैं, एक चलो टी शर्ट ही ले लेते हैं, 150 रुपए की है, कौन 150 रुपए ज्यादा है। तो चूंकि आप लेने गए थे मोबाइल और लेके साथ में आ गए आप टी शर्ट भी, ये क्या है, एक्सपोजर, आपको दिखाने का तरीका है। इसी तरह एडवर्टीजमेंट में होता है, जो आपके एडवर्टीजमेंट में होता है। आप देखिए पहले जो आपका पेप्सी थम्स अप इस तरह के आते थे उनका, अब एक चीज और होता है, एक लाल लाल वो ड्रिंक आता है स्टिंग, उसका एक्सपोजर देखिए, आपका उसका एक्सपोजर देखिए। आप आपके पास पहले जब मार्केट में आया था, मार्केट में जब आया था आपने देखा होगा कि बहुत सी चीजें जो आप पहले कंज्यूम करते थे, प्रोडक्ट वही हैं, सर्विसेज वही हैं, लेकिन उनके एक्सपोज करने का तरीका बदल गया, उनको दिखाने का तरीका सब कुछ बदल गया। आप देखिएगा जितने भी लोग जो बॉलीवुड एक्टर्स के फैन होते हैं,
जो एडवर्टीजमेंट करते हैं वो कैसे उसको एक्सपोज करते हैं। पहले वही पर्सन मान लीजिए किसी दूसरी कंपनी को प्रमोट कर रहा था, 3 साल बाद जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो वही पर्सन, ब्रांड दूसरा, कंपनी दूसरी और प्रोडक्ट वही। मतलब कि जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक का एक कंपनी का भी एडवर्टीजमेंट किया, 3 साल बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और वो 3 साल बाद उसको बेटर बताने लगा। जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट था तो उसको बेटर बताता था, जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया दूसरी में आ गया तो उसको बेटर बताने लगा। ये ऐसा क्यों होता है? ये आपको प्रोडक्ट को एक्सपोज करना, प्रोडक्ट को एक्सपोज करना, उसको आपको दिखाना है कि देखिए इसको पीने से इसको क्या होता है, इसको बहुत अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। ये है, ये क्या है आपका एक्सपोजर मीडिया। अब देखिए आपको बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उनको आप कहीं एडवर्टीजमेंट में देखते हैं या किसी से सुनते हैं या कहीं आप पढ़ते हैं या कहीं देखते हैं। तो ये क्या है, ये सब मीडियम है। किस चीज के लिए? उनकी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उनको एक्सपोज करने के लिए, दिखाने के लिए आप ये सारे मीडियम का इस्तेमाल करते हैं कि आप उनको देखिए। और एक चीज और बता दें, जब भी कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट या आइटम दिखाती है तो उनका सबसे मेन एम होता है कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्म करें। एडवर्टीजमेंट जब दिखाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत उसको परचेज कर लेंगे। मैं पीछे भी बता चुका हूँ फ्रीक्वेंसी के बारे में। जो एडवर्टीजमेंट की फ्रीक्वेंसी होती है तो उसमें कई कई बार दिखाते हैं, जब वो क्या है आपकी नीड को धीरे धीरे जनरेट करते हैं। वो क्या है आपके जो रिक्वायरमेंट है आपको धीरे धीरे उसके तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं। जब कभी आप मार्केट में शॉप पर जाते हैं और उस चीज को देखते हैं तब उसका इम्पैक्ट आपके मेंटलिटी पर पड़ता है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके एटीट्यूड को फॉर्म करते हैं, कि आपके एटीट्यूड को फॉर्म करते हैं कि आपको किसी प्रोडक्ट या किसी पर्टिकुलर पर्सन या सर्विसेज के बारे में कैसे बिहेव करना है, आपको कैसे बिहेव करना है। ठीक, तो ये हो गए फैक्टर्स इन्वॉल्व इन एटीट्यूड। अब बात करते हैं इसकी मेजरमेंट की। हम इसको मेजर करते हैं। एक चीज और बता रहे हैं, मेजरमेंट हम जो एटीट्यूड है एक क्वालिटी है, जो एटीट्यूड है एक क्वालिटी है और हम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर नहीं कर पाते हैं बेटर तरीके से। हमारे पास जो जैसे मैंने पर्सनालिटी बताई, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, इसके अलावा आपका बिहेवियर, आपकी लर्निंग, ये सब क्या है? ये सब आपकी क्वालिटी है। अब मैं आपको बताऊं कि आपकी क्वालिटी कैसी है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, तो हम उसको किसी वर्ड में उसको एक्सप्लेन करते हैं, किसी वर्ड में बोलेंगे। हम उसको क्वांटिटेटिव नंबर 1 2 3 4 के टर्म में नहीं बोलते। जैसे अगर हम आपकी पर्सनालिटी की बात करें तो हम कहते हैं कि यू आर लुकिंग हैंडसम या यू आर इंटेलिजेंट। अब अगर हम कहें इंटेलिजेंट कितना, इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो एवरेज है, वो कम इंटेलिजेंट है, हम इस तरह से उसको डिनोट करते हैं। हम उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक, हम इस तरह से नहीं करते कि वो इंटेलिजेंट 1, इंटेलिजेंट 2, इंटेलिजेंट 3। तो इनको हम मेजर कैसे करते हैं? हम इनको मेजर कैसे करेंगे? फिर इनको मेजर करने के लिए जो हमने ये वर्ड, जो क्वालिटीज हैं, उनको न्यूमेरिकली टर्म में हम डिनोट कर देंगे। उनको हम न्यूमेरिकली टर्म में डिनोट कर देंगे। कैसे? मान लीजिए हमने कहा आप इंटेलिजेंट हैं, तो हमने इंटेलिजेंट को कई पार्ट में डिवाइड कर लिया, हमने उसकी एक स्केल बना दी। क्या? बहुत एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, एवरेज, बिलो एवरेज या बिल्कुल बुद्धू। ठीक, और हमने एक नंबर दिया एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, फिर 2 इंटेलिजेंट, फिर तीसरा एवरेज, फिर चौथा पांचवा, इस तरह से हमने दे दिया। तो अब हम जो आपकी क्वालिटी थी उसको मेजर कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये हमने क्वालिटी को क्वांटिटी में कन्वर्ट तो किया है, लेकिन है वो क्वालिटी है, वो आपकी क्वालिटी है। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट इज इंडिविजुअल्स कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब होता है आपकी संज्ञानात्मकता, जानकारी, नॉलेज एंड परसेप्शन दैट द एक्वायर्ड आइदर ड्यू टू डायरेक्ट एक्सपोजर टू द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट
दिस में गिव राइज टू बिलीव्स। आपका क्या है, किसी की चीज में नॉलेज परसेप्शन, आपने जो किसी प्रोडक्ट सर्विस पर्सन के बारे में आपकी जो इंफॉर्मेशन, कॉग्निटिव कंपोनेंट का मतलब है आपकी जो संज्ञानात्मक का मतलब आपकी इंफॉर्मेशन जानकारी। ठीक, फर्स्ट कंपोनेंट इज इंडिविजुअल कॉग्निशन, आपकी जो इंफॉर्मेशन, जो आपकी नॉलेज है, नॉलेज एंड परसेप्शन दैट आर एक्वायर्ड आइदर। अब ये आपके पास जो नॉलेज आई है कहाँ से आई, आपने या तो उसको पहले कहीं देखा होगा, या मिले होंगे, या उसको इस्तेमाल किया होगा, या किसी से सुना होगा। भाई आप किसी चीज के बारे में जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, वो आपको कहाँ से आती है, कहीं ना कहीं से तो इंफॉर्मेशन। अगर आपको पता है कि वो सूर्य या चांद निकलता है, सूरज पूर्व से निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो आपको ये कैसे पता, आपने ये तो देखा, आपने देखा होगा कि सूर्य पूर्व में निकलता है, या आपको किसी ने बताया, बचपन में आपको बता देते हैं कि सूरज पूर्व से निकलता है। तो ये क्या है, आपके पास इंफॉर्मेशन है जो आपको कहीं ना कहीं से मिलती है, आपको कहीं ना कहीं से मिलती है। वो क्या करती है, वो आपके अंदर उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बिलीफ बनाती है, वो आपके बारे में बिलीफ बनाती है। जैसे अब आपको पता है कि सूर्य पूर्व से निकलता है, तो ये आपका क्या है, बिलीफ, दिस इज योर बिलीफ। अब आपको बताया कि मैंने यार वो नोकिया का एंड्रॉयड मोबाइल लिया था, वो मॉडल बहुत अच्छा है। अगर आपको पता चला तो आपको ये बिलीफ है, आपकी इंफॉर्मेशन मिली, तो आपको लगता है कि हाँ वो बहुत अच्छा है, तो दिस इज योर बिलीफ। यही इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं। कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन किसी प्रोडक्ट के बारे में, कैसे जब आप कोई कॉस्टली प्रोडक्ट लेने जाते हैं, जब आप कॉस्टली प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो आप उसको तब तक नहीं लेते हैं जब तक कोई बहुत अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन आपको ना हो। मान लीजिए कि आपको एक 15 लाख की कार लेनी है, नाउ यू हैव टू परचेज ए कार विद रुपीज ऑफ 50 lakhs, 15 lakhs, 15 लाख की कार लेनी है, तो आप उस कार के बारे में कितनी जानकारी करेंगे, जिसके पास होगी उससे पूछ सकते हैं, जो कारों के बारे में ज्यादा जानता होगा उससे पूछ सकते हैं, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, ड्राइवर से पूछ सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्किल से पूछ सकते हैं। जब आप कंफर्म हो जाएंगे, जब आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ अब ये बहुत अच्छी है, अब मैं इसको ले सकता हूँ, दैट्स बिकम योर बिलीफ, आपका बिलीफ में कन्वर्ट हो जाएगा आपकी इंफॉर्मेशन, तब आप उस प्रोडक्ट को लेते हैं। तो हम इस बिलीफ के जरिए भी जो हमारा एटीट्यूड है उसको हम मेजर कर सकते हैं। कैसे, कि हम उस पर कितना भरोसा करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, नहीं करते हैं, इस तरह से हम उसको मेजर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट मीन्स ब्रांड इवेल्युएशन sorry, refers to consumers feelings or emotions towards particular brand or product। आपकी फीलिंग या आपके इमोशन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कैसे। कंज्यूमर्स रेट एटीट्यूड ऑब्जेक्ट्स आर एज गुड, बैड एंड फेवरेबल और इनफेवरेबल। देखिए जैसे आप मान लीजिए कि परफ्यूम खरीदने जाते हैं, आप परफ्यूम खरीदने जाते हैं किस लिए, ताकि आप जब किसी पार्टी में जाएं तो आपको अच्छा फील हो, आपको अच्छा फील हो। ठीक, आपने परफ्यूम लिया, उसको बढ़िया अच्छे से इस्तेमाल किया, जब पार्टी में गए तो अब जब वहां पर गए, अरे कैसा परफ्यूम लगा के आ गए, इसकी फ्रेग्रेंस तो बहुत बेकार है, तब आपका एटीट्यूड उस प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल ही बदल सकता है। आपने जब उसको इस्तेमाल किया था तब आपकी फीलिंग कुछ और थी, और इसके बाद जब आपने उसको इस्तेमाल किया, लोगों से आपने कमेंट सुना, ये आपने उसको इस्तेमाल करने के बाद जैसा भी लर्न किया, तो आप उसके पर्सपेक्टिव में फेवरेबल या अनफेवरेबल एटीट्यूड आप रख सकते हैं। जैसे आप क्लास में जाते हैं, ठीक, एक स्टूडेंट है, उसने बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े पहने, उसने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने, वो क्लास में गया। ठीक, अब क्लास की एक गर्ल्स का ग्रुप है, उसको देख करके हंसने लगी और उसको बोला अरे ये कैसे कपड़े पहन के आया है। तो दोबारा से हो सकता है कि वो कपड़े उनके सामने पहनकर कभी जाए ही नहीं, वो जाए नहीं, और फिर उसको अफसोस होता है कि ये मैंने इस तरह का क्यों खरीदा। ठीक, तो ये क्या है, किसी प्रोडक्ट
या सर्विसेज के बारे में आपका जो एटीट्यूड है फेवरेबल है या अनफेवरेबल। ये क्या है, आपकी फीलिंग्स और इमोशंस उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जुड़ी होती है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आपकी फीलिंग्स या इमोशन। यही ये भी उल्टा भी हो सकता है, ठीक। कभी कभी हो सकता है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसी घड़ी है जिसमें आपके फादर या मदर की यादें जुड़ी, मान लीजिए आपके दूसरे तीसरे बर्थडे में आपके मदर या फादर ने आपको गिफ्ट किया था, आपको गिफ्ट किया था, ठीक। तो आपके साथ आपकी फीलिंग्स उस प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हैं। तो अब कोई कुछ भी कहता रहे तो आप उस घड़ी को चेंज नहीं करते, ये आपकी फीलिंग्स हैं, ये आपकी फीलिंग्स और इमोशंस हैं। तो जो मार्केटर्स होते हैं वो आपकी इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं किस लिए, अपने प्रोडक्ट को आपके फेवरेबल बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को आपके फेवरेबल बनाने के लिए आपकी जो फीलिंग्स और इमोशंस होती हैं उसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं, ठीक। तो ये आपके एटीट्यूड। अब थोड़ा हम इसके बारे में एक चीज और जानते हैं कि इसका हमारे पास जो एक दो फैक्टर और हैं वो भी देख लेते हैं। इसका बाद इसके फॉर्मूला देखेंगे, इसका हम फॉर्मूला भी देखते हैं। अगला है कॉग्निटिव कंपोनेंट्स। कॉग्निटिव कंपोनेंट्स का मतलब होता है इंटेंशन। आपका किसी प्रोडक्ट को खरीदने का इंटेंशन क्या है, कितना आप उसके लिए इंटेंशन। टू अंडरस्टैंड लाइकलीहुड ऑफ कंज्यूमर टू अंडरटेकिंग स्पेसिफिक एक्शन। आपका मतलब कि आप उसके प्रति कितना इंटेंस्ड है उस चीज को खरीदने के लिए, आपका इंटेंशन कैसा है। ठीक, आपकी इच्छा शक्ति। मान लीजिए कि आप कुछ खरीदना चाहते हैं और आपको अंदर से मना किया जा रहा है। टू अंडरस्टैंड लाइकलीहुड ऑफ कंज्यूमर टू अंडरटेकिंग स्पेसिफिक एक्शन। जैसे देखिए कि आप जो है खरीदना चाहते हैं जो वो कुछ ऐसी डिजाइन जो आपके घर वालों को पसंद नहीं, तो क्या है आपका इंटेंशन, आपका इंटेंशन कुछ और है लेकिन आपको मना किया जा रहा है, आपको मना किया जा रहा है। लेकिन जब भी आपको मौका मिलेगा तब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको परचेज कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड लाइकलीहुड ऑफ कंज्यूमर टू अंडरटेकिंग स्पेसिफिक एक्शन। कोई एक विशेष ऐसी कोई चीज आप खरीदना चाहते हैं, एक ऐसी स्पेशल चीज खरीदना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल अलग ही दिखे, जो आपको उसको लगती है कि बहुत ही अलग या डिफरेंट हट करके, तो आपको क्या करते हैं अंदर से उसमें इंटेंशन होता है, आपकी इच्छा शक्ति होती है कि आपको इसको परचेज करना चाहिए। पेनिटी का मतलब होता है इच्छा शक्ति या क्रियात्मक, उसकी क्रिएटिविटी, क्रियात्मकता, ठीक। तो आप उसको खरीदने के लिए कितने इच्छुक हैं। तो अगर मार्केटर क्या जानते हैं, वो जानते हैं कि ये चीज अगर आपको इन्फ्लुएंस कर रही है तो उनको किस तरह से आपको उसको दिखाना है ताकि आप उसको जब चांस मिले तो आप उसको परचेज कर पाए। तो ये भी आपका क्या है जो आपका इंटेंशन है वो मेजर किया जाता है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी, आप किसी के अपोज कितना जा करके उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को कंज्यूम करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको शादी के लिए जो ब्यूटी पार्लर में जाना है तो कई लोग कहते हैं बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे और बेटर हो सकते हैं, तो आप जाते हैं और उसका इस्तेमाल जो सर्विसेज होती हैं सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अंदर से वो फील हो रहा है कि आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक। एक सेकंड, हाँ 12 बजे, हाँ ठीक ठीक। तो इसमें क्या है, हमें लाइकलीहुड ऑफ कंज्यूमर को समझना पड़ता है। किसके लिए? एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए। आपका पर्टिकुलर जैसे कोई स्पेसिफिक चीज होती है, आप उसके लिए कितना इंटेंस है, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कितना इंटेंस है। और ये क्या है इंटेंशन, आपकी कितना इंटेंशन। जैसे अगर देखा जाए तो कोई
महिलाओं का क्या होता है, कुछ गर्ल्स या बॉयज ऐसे होते हैं, कोई मूवी देखनी होती है तो जब अंदर से इच्छा होती है बहुत ज़्यादा, आपको हमें वो मूवी देखिए, सीरियल होता है तो वो चाहे जितने भी सारे काम पड़े हों वो छोड़ करके वो देखेंगे ही देखेंगे, फिर उसको देखना ही देखना है, काम भी करती जाएंगी फिर देखिए। अगर उनको अपने घर में खाना बनाना है तो टीवी के सामने में बैठ जाएंगे, खाना बनाएंगे। ये उनकी अंदर से इंटेंशन है कि उनका ये चीज़ नहीं छूटना चाहिए। ठीक, तो ये क्या है आपका possibility to understand the likelihood of consumers to undertaking specific action। इस बात की कितनी संभावना है कि वो उसके लिए कितना इंटेंस है। ठीक, नाउ ये तो हो गए कुछ हमारे पास अलग। एक और मॉडल है दैट इज मल्टी कंपोनेंट मॉडल। ये क्या है, डेवलप्ड बाय मार्टिन फिशबेन। मार्टिन फिशबेन क्या है इसमें, इसमें हमको क्या है कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसमें कुछ हमारे पास एट्रीब्यूट है। अकॉर्डिंग टू फिशबेन एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन किस पर, स्ट्रेंथ ऑफ बिलीफ दैट ऑब्जेक्ट हैज सर्टेन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है जो आपका बिलीफ है उसके कुछ ऐसे फीचर होते हैं जिससे आपको उसको अट्रैक्ट किया जा रहा है, वो उसकी फीचर आपको अट्रैक्ट करना है। यहाँ पर एट्रीब्यूट का मतलब होता है जो आप प्रोडक्ट या कोई सर्विस ऐसी है जिसके लिए आपका बिलीफ ज़्यादा है कि आपको उसको परचेज करना ही करना है, तो इसका मतलब कि उसके कुछ ऐसे फीचर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं कि आपको ये लेना ही लेना है। स्ट्रेंथ ऑफ बिलीफ दैट ऑब्जेक्ट हैज सर्टेन एट्रीब्यूट। आपका ये मानना है, आपका ये मानना है कि जो हम चीज़ खरीद रहे हैं उसमें कुछ अलग हट करके फीचर, इसी वजह से हम उसको खरीद रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे फीचर हैं जिसकी वजह से आप उसको परचेज कर रहे हैं। नेक्स्ट, द डिजायरेबिलिटी ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स। अब जो उसमें फीचर हैं आप उसको खरीदने के लिए कितने ज़्यादा इच्छा रखें। डिजायरेबल मीन आपकी इच्छा, जो उसके फीचर हैं। जैसे अभी मैंने कार की बात बताई थी कि आप एक कार खरीदने जा रहे हैं तो अब वो 15 लाख की कार क्यों खरीद रहे हैं, सीधी सी बात है उसमें कुछ ऐसे फीचर्स होंगे, कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जिसकी वजह से आप वो खरीद रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से आप वो खरीद रहे हैं। नहीं तो हो सकता है कि उसके 15 लाख वाले में उससे अलग ऐसे कुछ दूसरे में अलग फीचर हो सकते हैं, आप चाहें वो भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको उसके फीचर कुछ ऐसे लग रहे हैं जो दूसरों से अलग हट करके हैं, और वो क्या है आपको ये इन्फॉर्म कर रहे हैं, आपका बिलीव क्रिएट कर रहे हैं कि ये इसमें ज्यादा बेटर है। ठीक, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। अब एक चीज और होती है, कभी कभी वो जो एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं वो कितने ज्यादा, जितने ज्यादा फीचर्स होंगे वो चीज आपको उतनी ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है। जैसे जब आपको मोबाइल दिया जाता है, जब आपको मोबाइल सेल किया जाता है तो आप उसमें क्या देखते हैं, उसका प्रोसेसर देखते हैं, उसकी रैम देखते हैं, उसकी रोम देखते हैं, उसका कैमरा देखते हैं, उसका लुक देखते हैं। ये सारी चीजें क्या हैं, ये आपको क्या है अट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर हम उसको अट्रैक्ट करने के लिए इतने फीचर उसमें जोड़ देते हैं तो उसमें नंबर ऑफ फीचर्स हम क्या है कितने ज्यादा। अब जब आपको मोबाइल में क्या चीजें चाहिए होती है, यही चाहिए होती है, रैम उसकी अच्छी हो, रोम उसकी अच्छी हो। तो जब आपको उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया जाता है तो इन्हीं के बारे में मैंने बताया जाता है। अगर आपका पसंद है कि आप फोटो अच्छी खींचना चाहते हैं तो फिर आपको बताया जाएगा कि इसका जो कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, 48 मेगापिक्सल का है, 100 मेगापिक्सल का, ये बताया जाएगा आपको। जैसे आप मार्केट में जाते हैं और आप कहेंगे कि मुझे एक मोबाइल लेना है, मोबाइल वो पूछेंगे किस लिए, तो बताएंगे कि उसमें आप सेल्फी अच्छी आ जाए, फोटो अच्छी आ जाए, या उसकी कॉलिंग अच्छी हो जाए, उसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी हो। तो जो आप अपना बताते हैं क्वालिटी, वो फिर उसी हिसाब से उस प्रोडक्ट के फीचर बताएगा। आपने बताया कि मुझे फोटो खींचना है तो बताएगा देखिए ये इसमें आपका इसका कैमरा जो है 48 मेगापिक्सल का है, आप यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर भी बहुत क्लियर पिक्चर इमेज खींच सकते हैं, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का AI कैमरा है। इस तरह से बहुत सारे क्या हैं उसमें फीचर वो कैमरे से रिलेटेड बता देगा वो। तो ये नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो क्या करते हैं आपके बिलीफ का काम करते हैं, आपके बिलीफ का काम करते हैं कि आपको वो प्रोडक्ट कितना पसंद आ रहा है, उसमें कितने फीचर हैं।
ठीक, वो कहेगा ये तो है ही है, इसके अलावा भी बहुत ढेर सारे फिर आपको फीचर बता देगा, जिससे आपको उतने ज़्यादा फीचर समझ में आने लगेंगे। जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो तो थी ही, उसके अलावा भी और बहुत ढेर सारे फीचर बता देगा। ठीक, तो ये क्या है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट की उसमें कौन से फीचर आपको ज़्यादा इंटेंस कर रहे हैं। आगे अब हम जरा इसको मेजर करते हैं, हम इसको मेजर कर रहे हैं। हमारे पास फॉर्मूला है एटीट्यूड टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, पर्सन हो तो कुछ भी हो सकता है, उसका एटीट्यूड हम कैसे मेजर कर रहे हैं। आई इक्वल टू 1 to n, ठीक। एटीट्यूड मेजर होता है समेशन ऑफ बी आई इंटू ई आई, ठीक, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, n का मतलब है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, n इंटू बी, समेशन ऑफ बी आई इंटू ई आई, ठीक। बी आई स्ट्रेंथ ऑफ बिलीफ दैट ऑब्जेक्ट कंटेन्स आई एट्रीब्यूट, बी है आपका कि उसमें आई नंबर के फीचर। अब आई नंबर का मतलब यहाँ होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ये बी आई का मतलब होता है स्ट्रेंथ, उसमें कितने फीचर हैं उसका बिलीफ। ई आई क्या होता है, इवेल्युएशन ऑफ डिजायरेबिलिटी ऑफ एट्रीब्यूट। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये एटीट्यूड टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, एटीट्यूड मेजरमेंट का फॉर्मूला पूछ लेगा और इसमें ऑप्शन दे देगा, ठीक। तो इस चीज को याद रखिएगा, ई आई इक्वल टू इवेल्युएशन ऑफ डिजायरेबिलिटी ऑफ एट्रीब्यूट आई, एट्रीब्यूट आई। इसका मतलब क्या है कि आपके जो उसमें फीचर हैं आपको उसके लेने की कितनी इच्छा है, आप उसका एवेल्युएशन कर रहे हैं, ठीक। सो दिस एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बिलीफ एंड इवेल्युएशन फॉर ऑल एट्रीब्यूट। आपने सारे जितने भी उसके फीचर थे उसका इवेल्युएशन किया और उसका जो बिलीफ है आपका उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इसका एक हम एग्जांपल देखते हैं। यूजुअली बी इज रेटेड ऑन स्केल ऑफ 1 to 3। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो बी की वैल्यू होती है 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में। क्या, स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, आपका ये मानना है कि आपका वो प्रोडक्ट खरीदना ही खरीदना है, उसके लिए एक। फिर अनसर्टेनिटी ऑफ प्रेजेंस, कि उसमें वो फीचर हो सकता है ना हो इस तरह का, तो 3, या तो फिर 2 हो सकता है एवरेज के तौर पर, एवरेज के तौर पर 1 2 3, या तो स्ट्रांग होगा या तो फिर बिल्कुल नहीं होगा और या तो फिर उसके बीच का होगा। तो एक स्ट्रांग के लिए, एवरेज के लिए 2 और बिल्कुल करना के लिए 3। तो बी की वैल्यू आप 1 से 3 के बीच में ले सकते हैं। ई की वैल्यू रेटेड ऑन 1 to 7, 1 to 7। अब इसमें 1 कहाँ से है, हाईली डिजायरेबल, हाईली डिजायरेबल से, फिर हाईली डिजायरेबल, डिजायरेबल, लेस डिजायरेबल, फिर उससे डिजायरेबल, फिर इससे लेस अनडिजायरेबल, इस तरह से लास्ट तक करते करते हम अन, तो 1 to 7 का स्केल लेना है हमें, 1 to 7 तक का इसमें स्केल ले सकते हैं। तो क्या है, ई आई की वैल्यू 1 से 7 तक के बीच में हो सकती है और बी की वैल्यू 1 से 3 तक के बीच में होती है। अब ये हाईली डिजायरेबल का मतलब क्या है कि आप किसी प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए कितना डिजायरेबल है, ठीक। पहली बात बी की है कि आपको वो प्रोडक्ट के फीचर जो है कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, एवरेज या नहीं, ठीक, या अनसर्टेनिटी कम मान लीजिए। आप उसके लिए कितना इच्छुक हैं, उसके फीचर जो आपको जो है आपके जो डिजायर है उसको कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हाईली, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो एटीट्यूड का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ बी आई इंटू ए आई। अब मान लीजिए कि द हायर द फिगर लेस फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास इसकी समेशन ऑफ बी आई इंटू ई आई की वैल्यू ज्यादा आती है, जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब कि आप उस प्रोडक्ट को उतना ही नहीं पसंद कर रहे हैं, उतना ही नहीं पसंद कर रहे हैं। अगर बी आई इंटू ई आई की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो लेस फेवरेबल है, मतलब कि आप उसको ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर उसकी वैल्यू कम आ रही है, इतनी कम होगी, तो इसका मतलब आप उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जस्ट उल्टा है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए न्यूली परचेज्ड कार इज हैविंग गुड माइलेज स्ट्रॉन्ग बिलीव। आपने एक कार खरीदी और आप मानते हैं कि उसका माइलेज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
का माइलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग के लिए आपने बी की वैल्यू ले ली 1, और आप चाहते थे कि आप जो कार मिले उसका माइलेज सबसे ज़्यादा हो, आपसे चाहते थे कि जो आप कार खरीदें उसका माइलेज सबसे ज़्यादा हो, तो इसका मतलब वो आपकी जो हाईली डिजायरेबल है उसको फुलफिल कर रहा है, तो ई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपका एटीट्यूड मेजर क्या होगा, वो होगा 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो इसका मतलब है कि उस कार को खरीदने के लिए आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, उस कार को खरीदने के लिए आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। क्यों? आपको चाहिए था क्या, आपको चाहिए था कि आपकी जो कार खरीदें उसका माइलेज बहुत ज़्यादा हो, और जो आप कार ले रहे हैं उसका माइलेज बहुत ज़्यादा है, तो आपको उससे मैच कर रहा है, तो आपका मतलब कि उस कार को खरीदने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है। तो ये है आपका एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड मेजरमेंट, ये सारा सब कुछ आपका एटीट्यूड के बारे में हो गया। तो यहां तक ये आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज क्लास इज ओवर। हाँ, वन थिंग और, सभी लोग अपना नाम जो है चैट बॉक्स में लिख दीजिए अटेंडेंस के लिए। जिन लोगों ने लिख दिया है वो लोग ना लिखें, जिन लोगों ने नहीं लिखा वो अपना नाम प्लीज लिख दीजिए चैट बॉक्स में। और 15 मिनट बाद हम लोग ओआर की क्लास के लिए मिलेंगे। 15 मिनट बाद हम लोग ओआर की क्लास के लिए मिलेंगे।